हेलो एवरीवन। आज का जो हम डिस्कशन का विषय है वो है सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। जितने भी सारे सेल्स हमने पढ़ा है, अडैप्टिव हो या इनेट हो और कोई भी सेल्स हो, जैसे बेसिकली इसमें क्या आएगा, जो ब्लड सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, फिर ग्रेनुलोसाइट्स वगैरह होते हैं, वो सब देखेंगे। और आज का जो वीडियो है वो सिर्फ है ब्लड सेल्स जो है वो जो बनते हैं उसका प्रोसेस हम पूरी अच्छी तरह से समझेंगे, वो कैसे बनते हैं। हेमाटोपोइसिस, हेमाटोपोइसिस ही वो प्रोसेस है जो ब्लड सेल्स बनते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं। और ये जो सेल्स है वो बनते कैसे हैं? एक स्टेम सेल्स होता है जिसको बोलते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। और हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स ही वैसा सेल्स है जिससे कि फर्दर और डिफरेंट काइंड ऑफ जो है सेल्स वो बनते हैं। तो जब हम ऐसा जानते हैं कि जब माँ के ही पेट में जो फीटस रहता है, बच्चे रहते हैं, तभी ही उनके पेट में जो है जब रहते हैं तो फीटस तभी ही जो है ब्लड सेल्स बनने लगते हैं। तो फीटस भी जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्या बोलते हैं, डिफरेंट स्टेज को क्रॉस करते हुए जो है ह्यूमन या बोले तो वो बनते हैं फुल्ली ग्रोन अप। तो जब ब्लड सेल्स क्या होता है, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स स्टार्टिंग का क्या है, हेमाटोपोइसिस द फॉर्मेशन ऑफ रेड एंड ब्लड सेल्स बिगिंस इन द एम्ब्रियोनिक यॉक सैक। तो इसका स्टार्टिंग कैसे होता है, ये जो स्टार्टिंग बनता है वो होता है एम्ब्रियोनिक यॉक सैक में ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि जस्ट अब जो है एग और स्पर्म जो है फर्टिलाइज ही हुआ है और उसका जस्ट स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक ही है, तब उसमें जो होता है वो एम्ब्रियोनिक यॉक सैक फॉर्मेशन होगा फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में। फिर ये यॉक सैक स्टेम सेल जो है ये फर्दर और डिफरेंशिएट करके बनाएगा प्रिमिटिव इरेथ्रॉइड सेल्स। प्रिमिटिव इरेथ्रॉइड सेल्स ही जो है उसमें होता है एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आएगा इन द थर्ड मंथ ऑफ गेस्टेशन हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स माइग्रेट फ्रॉम yolk sac टू फीटल लीवर एंड देन स्प्लीन। तो ऐसा जानते हैं ना कि बोन मैरो ही जो होता है ब्लड सेल डेवलपमेंट के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन क्या होता है, जो फीटस होता है उसमें स्टार्टिंग में ही बोन मैरो नहीं होगा। तो थर्ड मंथ ऑफ गेस्टेशन में क्या होता है, जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स है ये योक सैक, स्टार्टिंग मैंने क्या देखा कि योक सैक होता है स्टेम सेल्स, तो वहां से ये फिर फीटल लीवर में जाएगा और फिर फर्दर वो स्प्लीन में जाएगा। वो आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ HSC मतलब हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो बिकम्स द मेजर फैक्टर ऑफ द हेमाटोपोइसिस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा, एम्ब्रियोनिक यॉक सैक होगा फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में। फिर ये क्या होगा, यॉक सैक स्टेम सेल डिफरेंशिएट करेगा प्रिमिटिव इरेथ्रॉइड सेल्स दैट कंटेन एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। उसके बाद क्या, थर्ड मंथ ऑफ गेस्टेशन में जो है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल जो है माइग्रेट कहाँ करेगा, फर्दर यॉक सैक टू फीटल लिवर, उसके बाद फिर स्प्लीन में ये जाएगा। और जो और HSC का जो है फिर बाद में फिर ये बोन मैरो में चला जाएगा। जैसे ही जो बच्चा जन्म लेता है उस टाइम में ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं जो हेमाटोपोइसिस जो होगा लीवर या स्प्लीन होगा, सारा का सारा प्रोसेस कहाँ हो जाएगा, फिर बोन मैरो में चला जाएगा जब बच्चा फुल्ली ग्रोन होकर डेवलप हो जाएगा। तो ये डायग्राम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स है। ये जो है स्टेम सेल्स जैसा हम जानते हैं कि प्लूरिपोटेंट वगैरह जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है जो कि खुद अपने आप को जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स में ये डिफरेंशिएट कर सकता है। तो ये सब टर्म हम देखेंगे फिर जब आगे और क्लासेस लेंगे। तो ये इसमें ये तो इतना बस जान लीजिए, इसमें ये प्लूरिपोटेंट जो है प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं जो कि अपना खुद को दूसरे दूसरे अलग अलग सेल्स में ये फॉर्म कर सकते हैं। और हाँ, ये जो सेल्स है सेल्फ रिन्यूइंग है, अपना खुद का भी तो नंबर है मेंटेन करना होगा, तो वो कैसे करेंगे, ये है सेल्फ रिन्यूइंग। मतलब कि ये खुद भी जो है सेल डिवाइड करेगा और ये अपना जो नंबर है वो मेंटेन करेगा ताकि ये सेल का नंबर एक कांस्टेंट रहे बॉडी में। फिर क्या है, ये सेल जो है प्लूरिपोटेंट फिर फर्दर जो है डिफरेंशिएट करेगा माइलॉइड प्रोजेनेटर और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर, मतलब डिफरेंट प्रोजेनेटर में।
ये सेल्स जो है लिम्फोइड प्रोजेनेटर, ये फर्दर और दूसरे सेल्स नहीं बना सकते हैं। लिम्फोइड प्रोजेनेटर सिर्फ लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, उसमें आएगा एन की सेल्स और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इसमें भी फिर टी सेल प्रोजेनेटर सिर्फ टी सेल बनाएगा, टी हेल्पर सेल्स या टी साइटोटॉक्सिन। फिर बी सेल जो प्रोजेनेटर है सिर्फ वो बी सेल बनाएगा, और ये लिम्फोइड प्रोजेनेटर फिर डेंड्राइटिक सेल्स भी बनाएंगे। और माइलॉइड प्रोजेनेटर फिर फर्दर जो है आगे जो सेल्स होते हैं जैसे ग्रेनुलोसाइट्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स, मेगाकैरियोट्स, डेथ्राइट्स प्रोजेनेटर ये सब बनाएंगे। फिर फर्दर ये और डिफरेंशिएट होंगे मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स में। यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये जो है सेल्स वगैरह कमिटेड हो जाते हैं, जैसे कि लिम्फोइड प्रोजेनेटर वगैरह ये कमिटेड हो गए कि सिर्फ लिम्फोसाइट्स वाले ही सेल्स बनाएंगे। फिर कमिटमेंट आ गया कि हाँ अब ये सिर्फ यही सेल्स बना सकते हैं, दूसरा नहीं बना सकते हैं। और ये जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स है ये है, इसमें प्रॉपर्टी है ये किसी भी सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बशर्ते इसको वैसा सिग्नल मिले, वैसा एनवायरनमेंट मिले। अब क्या है, अब देखते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जैसे बच्चा जन्म ले लिया, अब लीवर स्प्लीन में नहीं होगा, हेमाटोपोइसिस कहाँ होगा, बोन मैरो में होगा। अब ये क्या है यहाँ पे, बोन मैरो हेमाटोपोएटिक सेल्स ग्रो ऑन एंड मैच्योर ऑन अ मेसवर्क ऑफ स्ट्रोमल सेल्स। जैसे कि किसी चीज को ग्रो होने के लिए, जैसे माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं कि ये हम मीडिया को लेते हैं, उसके बाद एक मीडियम रहता है, फिर उसमें बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं, स्टिक करते हैं, तो एक क्या होता है, वो एक क्या बोलते हैं एंकर करता है, उस पर एक मीडियम होता है जिसपे कि वो ग्रो करता है, होल्ड करता है। तो वही हेमाटोपोएटिक जो सेल्स होते हैं, एक जो होता है ना, एक मीडियम चाहिए इसके ऊपर कि वो ग्रो करे, तो वो होता है मेशवर्क ऑफ स्ट्रोमल सेल्स। तो एक क्या बोलते हैं मेश, मतलब मेश क्या बोल सकते हैं, छन्नीदार टाइप से सेल्स टाइप से होगा, जिसको कि वो मीडियम प्रोवाइड करेगा एक होल्डिंग करने के लिए। तो वो वहां पे स्ट्रोमल सेल्स होता है, कहाँ पे, बोन मैरो में। स्ट्रोमल सेल्स अब है क्या, ये है नॉन हेमाटोपोएटिक सेल्स, और ये जो है नॉन हेमाटोपोएटिक सेल्स है, ये सपोर्ट करता है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हेमाटोपोएटिक सेल्स। स्ट्रोमल सेल्स इसमें क्या आएगा, एंडोथेलियल सेल्स आएगा, फाइब्रोब्लास्ट एंड माइक्रोफेजेस के डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, जो स्ट्रोमल सेल्स जिसपे की ग्रो होते हैं हेमाटोपोएटिक सेल्स। अब है स्ट्रोमल सेल्स प्रोवाइड हेमाटोपोएटिक इंड्यूसिंग माइक्रो एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने बोला कि जो स्टेम सेल्स है, जैसे कि इस स्लाइड्स में देखा कि जो ये स्टेम सेल्स है फर्दर जो है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेनेटर फिर डिफरेंट सेल्स में जो है कन्वर्ट होते हैं। तो ये क्या कैसे होगा, जब उसको एक वैसा एक एनवायरनमेंट चाहिए होगा, एक एनवायरनमेंट या एक सिग्नल चाहिए होगा, एनवायरनमेंट चाहिए होगा उसको ग्रो होने के लिए। तो ये जो है स्ट्रोमल सेल्स वो वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि हेमाटोपोएटिक जो है फर्दर डिफरेंट जो सेल्स में कन्वर्ट होते हैं सेल्स में। तो इसको हेमाटो ये जो क्या बोलते हैं, Heme consists of cellular matrix and factors that promote the growth and differentiation। और हिम जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने ले लिया है हेमाटोपोएटिक इंड्यूसिंग माइक्रो एनवायरनमेंट को, शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिखा है। और हिम कंसिस्ट ऑफ, अब इस माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो आएगा मैट्रिक्स, सेलुलर मैट्रिक्स, दूसरा आएगा फैक्टर्स जो ग्रोथ को प्रमोट करेगा या सेल्स किसमें डिफ्रेंशिएट करेगा, वो जो है ये जो सेल्स किसमें डिफरेंस करेगा वो है सिग्नल्स। तो क्या आएगा माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, ये सेलुलर मैट्रिक्स जिसपे कि वो ग्रो होगा, दूसरा फैक्टर्स जिसपे कि सेल या फैक्टर्स को बोल सकते हैं, सिग्नल भी बोल सकते हैं, जो कि सिग्नल करेगा हाँ भाई तुम ये सेल बन जाओ या तुम ये सेल बन जाओ, वैसा करके। तो मेनी ग्रोथ फैक्टर्स आर सॉल्युबल एजेंट्स दैट अराइव एट द टारगेट सेल्स बाय डिफ्यूजन। अब जो फैक्टर्स वगैरह होते हैं यूजुअली क्या होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह चले जाए वो डिफ्यूजन के थ्रू। Others are membrane-bound molecules on the surface of the stromal cells and need cell-to-cell contact between the responding cell and the stromal cells। अब क्या है, कुछ जो है मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब जो स्ट्रोमल सेल्स के ऊपर जब तक कि सेल बाउंड नहीं होएगा, जो हेमाटोपोएटिक सेल्स है, तब तक वो वैसा सिग्नल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सेल के मेम्ब्रेन पे ही वैसा सिग्नल है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, मेन सेल टू सेल कांटेक्ट चाहिए वैसे सिग्नल के लिए। इसमें क्या देखा हमने, एक स्ट्रोमल सेल है जो मेशवर्क टाइप से है, जिसपे कि सेल ग्रो होगा, डिफरेंशिएट होगा, और ये जो है
स्ट्रोमल सेल्स एंडोथेलियल सेल हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मैक्रोफेज हो गया। अब स्ट्रोमल सेल्स क्या प्रोवाइड करता है, एक माइक्रो एनवायरनमेंट, हेमेटोपोएटिक इंड्यूसिंग मैक्रो एनवायरनमेंट। तो ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट है इसके अंदर क्या आएगा, एक आएगा मैट्रिक्स, सेलुलर मैट्रिक्स, और दूसरा आएगा फैक्टर्स या सिग्नल्स बोल सकते हैं, जो प्रमोट करेगा ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को। और बेसिकली क्या होता है, जो सिग्नल होते हैं या जो फैक्टर्स होते हैं ये सॉल्युबल एजेंट होते हैं ताकि एक सेल से दूसरी जगह डिफ्यूजन के थ्रू चले जाए। और नेक्स्ट आएगा या तो फिर वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा ताकि सेल टू सेल जब कांटेक्ट होगा तभी वो सिग्नल जो है ट्रांसफर होगा। अब आता है क्या, इन विट्रो जब हमने स्टडी किया हेमेटोपोएसिस को तब ऐसा देखा। तो स्टार्टिंग में क्या किया है, यहाँ पे स्लाइड में देखेंगे इसे येलो वाला जो ये है, इसमें क्या किया है, पहले हमने स्ट्रोमल सेल्स को दिया है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो है पहले बोला ना कि स्ट्रोमल सेल चाहिए जो कि मेसवर्क जैसा होगा जहाँ पे कि सेल्स ग्रो होगा, तो वो दिया हमने। फिर जो फर्दर जो बोन मैरो सेल जो कलेक्ट किया था उसको लेके हम लोग डाला कल्चर में, तो फिर हम देखेंगे कि ये जो है विजिबल कॉलोनीज उसके ऊपर मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ साइटोकाइन्स होते हैं, और जो साइटोकाइन्स होता है वो जो है आइडेंटिफाइड होता है, साइटोकाइन्स identified by their ability to stimulate the formation of hematopoietic cell colonies in the bone marrow culture। साइटोकाइन्स को कैसे आइडेंटिफाई किया गया, ये कौन सा साइटोकाइन्स है, मतलब इसमें खुद जो है एबिलिटी वो हो जो कि स्टिमुलेट करे फॉर्मेशन ऑफ हेमेटोपोएटिक सेल कॉलोनी, मतलब जो ब्लड सेल्स की कॉलोनीज है वो साइटोकाइन्स जो है प्रमोट करेगा तो उसका कॉलोनीज बनने में या सेल डिफरेंशिएशन में या सेल ग्रोथ में। तो बहुत सारे वैसे फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे एक है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये यूजुअली क्या होता है, इसका बीच ये जो साइटोकाइन्स वगैरह है ये जो है प्रोटीन्स ही होते हैं, और ये एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन के नेचर का है, और ये क्या करता है फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट सेल लाइन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ जो सेल लाइन्स है वो फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट आएगा इरेथ्रोपोएटिक EPO शॉर्ट फॉर्म में, ये भी जो है ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है, और ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, किडनी में, और ये क्या करता है, इंड्यूस करता है टर्मिनल डेवलपमेंट ऑफ द इरेथ्रोसाइट्स एंड रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द RBC। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ये RBC या WBC या किसी पर्टिकुलर सेल्स को, ये क्या करता है नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन होता है बहुत सारे सेल लाइन्स जो फॉर्मेशन होते हैं उसमें हेल्प करता है। एंड इरेथ्रोपोएटिन का ये है कि ये सिर्फ जो है इरेथ्रोसाइट्स मतलब RBC को जो है मेनली डेवलपमेंट करने में ये हेल्प करेगा। यहाँ हमने देख लिया ग्रोथ फैक्टर्स का जो है, ये जो मेनली जो है साइटोकाइन्स का, ठीक है। अब आएंगे हेमेटोपोएसिस रेगुलेटेड एट द जेनेटिक लेवल। एक्चुअली ये जो हम इसमें क्या है जेनेटिक लेवल, मतलब कोई जीन्स ही सभी चीज को कंट्रोल करता है, हमारा जो फुल बॉडी है तो उसका फंक्शंस वगैरह है हमेशा जो है कहीं ना कोई जीन इन्वॉल्व होता है। अब ये जो हेमेटोपोएसिस है जो ब्लड सेल्स बनने का जो प्रोसेस है इसमें भी जो है जेनेटिक लेवल पे ये कंट्रोल होता है। तो अब कौन सा जीन क्या काम कर रहा है ये कैसे पता चला, तो एक जो है नॉकआउट प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस से हम इसको जानते हैं। नॉकआउट मतलब क्या होता है, एक प्रोटीन है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर एक जीन है जो कोड कर रहा है उस प्रोटीन के लिए, हमने क्या किया उस जीन को नॉकआउट कर दिया। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं कि जीन ए है उसका प्रोटीन ए है, इसका कुछ फंक्शन होगा, हमने क्या किया प्रोटीन ए का जो जीन ए है उसको नॉकआउट कर दिया, हटा दिया। फिर हमने देखा कि इसकी वजह से जो है क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कौन सा काम नहीं हो रहा है या कौन सा काम हो रहा है, उसका इफेक्ट जानेंगे कि चलो अगर जीन ए हमने हटाया तो प्रोटीन ए बना नहीं, उसका इफेक्ट क्या है। इसी तरह से जो है ये नॉकआउट प्रोसेस होता है, और यही नॉकआउट प्रोसेस से जो है फिर बहुत सारे जो है जीन्स हमें मिले और पता चला कि कौन क्या करता है। अब है कि जैसे यहाँ पे ये जो चार्ट है मैं बेसिकली इम्यूनोलॉजी क्यूबी को रेफर करती हूँ, उसी में सारे आपको चार्ट्स मिल जाएंगे।
तो ये जो चार्ट है डिफरेंट काइंड ऑफ जो चार्ट फैक्टर्स दिया हुआ है और उस पर डिपेंडेंट लीनिएज, जैसे गाटा जीन है वो इरेथ्रॉइड के लिए होता है, गाटा 2 इरेथ्रॉइड माइलॉइड लिम्फोइड के लिए, PU1 BM11 इकेरोस OCT2 डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या है, the development of pluripotent hematopoietic cells into different cells types requires the expression of different sets of lineage determining and the lineage specific genes at appropriate times and in the correct order। इसका मतलब क्या है कि प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोइटिक सेल्स जो है ये डिफरेंट जो है डिफरेंशिएट होगा डिफरेंट सेल्स में, तो क्या होगा डिफरेंट जो है जीन एक्सप्रेस होगा डिफरेंट टाइम में और एक करेक्ट ऑर्डर में, अलग अलग जो जीन होंगे वो एक्सप्रेस होंगे। एक है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर GATA2। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है ये GATA2 किसको रिकॉग्नाइज करेगा, GATA2 जीन को, ठीक है। अब ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है एसेंशियल होता है डेवलपमेंट ऑफ द लिम्फोइड इरेथ्रॉइड एंड माइलॉइड लिनिएज के लिए। दूसरा है इकरोस IKROS इकरोस के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो रिक्वायर्ड होता है ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्स ऑफ द लिम्फोइड लिनिएज। ऐसे ही बहुत सारे BM11 माइलॉइड लिम्फोइड के लिए, OCT2B लिम्फोइड के लिए। और उसके बाद आप आते हैं हेमाटोपोइटिक हेमाटोपोइटिक होम्योस्टैसिस इन्वॉल्व्स मेनी फैक्टर्स। होम्योस्टैसिस मतलब एक कांस्टेंट जो होते हैं ना ऑप्टिमम उसका जो मेंटेनेंस, वो ऐसा चीज जैसे हम बोलते हैं ना हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए, pH मीडिया में मेंटेन होना चाहिए, मतलब ऐसा ही। तो अब है जो हेमाटोपोइटिक का होम्योस्टैसिस कैसे जो है मेंटेन होगा। कंट्रोल ऑफ द लेवल एंड द टाइप ऑफ साइटोकाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो स्ट्रोमल सेल्स। जैसा कि हम जानते हैं साइटोकाइन्स जो डिफरेंट टाइप है, जैसे हमने देखा साइटोकाइन्स कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स देखा और जो दूसरा एक फैक्टर जो था वो उसको देखा। तो जो साइटोकाइन्स है वो कौन सा साइटोकाइन रिलीज होगा और किस टाइम पे होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है द प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइन्स विथ hematopoietic activity by other cell types such as activated T cells and the macrophage। साइटोकाइन्स जब हमने किया था इम्यून सिस्टम एडेप्टिव और ये सब जो है इनेट वाले, तभी मैंने बताया था ना कि साइटोकाइन रिलीज करते हैं जब टी सेल एक्टिवेट होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ साइटोकाइन्स विल बी रिलीज और फिर वो साइटोकाइन दूसरे सेल्स को सिग्नल करते हैं फर्दर अपने फंक्शंस को। तो वो है कि जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ जो सेल रिलीज करेंगे उसका एक्टिविटी मेंटेनेंस। फिर है the regulation of the expression of the receptors for hematopoietically active cytokines in stem cells and progenitor cells। अब है साइटोकाइन्स ठीक है प्रोड्यूस हो गया, अब उसका जो रिसेप्टर है वो भी तो प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो सिग्नल रिलीज होता है तो उस सिग्नल का क्या होता है कि रिसेप्टर होगा जहाँ पे कोई सिग्नल अटैच करेगा, फिर फर्दर जो है उसका प्रोसेस होगा, तो उसका रिसेप्टर्स भी जो है प्रेजेंट होना चाहिए। रिमूवल ऑफ सम सेल्स बाय द कंट्रोल इंडक्शन ऑफ द सेल डेथ। अब क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कभी अगर लाइफ में कोई ना कोई ब्लड टेस्ट करवाए होंगे बहुत सारे डिजीज में, उसमें क्या देखते हैं हम कि देखना कि जब ब्लड सेल्स करवाएंगे आएगा कि न्यूट्रोफिल कितने रेंज में है, बेसोफिल्स कितने रेंज में है, बहुत तरह के वैसे। तो सेल्स का जो बेसिकली एक नंबर मेंटेन करेंगे। अब क्या सेल्स तो हमेशा बन रहा है, अब जैसे सेल्स हमेशा बन रहा है तो उसका अगर मरेगा ही नहीं कभी सेल या डेथ ही नहीं होगा सेल का, फिर वो क्या होगा नंबर इंक्रीज ही होते जाएगा। तो एक होता है उसका मेंटेन करना बाय सेल डेथ। अब आता है प्रोग्राम सेल डेथ, उसी में देखेंगे। प्रोग्राम सेल डेथ इज एन एसेंशियल होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। अब सेल का जो है नंबर मेंटेन करने के लिए प्रोग्राम सेल डेथ होगा। यहाँ पे देखिए एक सेल है, सेल डेथ दो प्रोसेस से हो सकता है, एक है एपोप्टोसिस, एक है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस को हम पहले देखते हैं। एपोप्टोसिस एक्चुअली क्या है, इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। सेल को क्या हुआ, सिग्नल मिला कि अब खुद को डिस्ट्रॉय करना है। सेल में है फॉर बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, जैसे क्रोमैटिन क्या होगा कंडेंस हो जाएगा, डीएनए क्या होगा फ्रैगमेंट में टूट जाएगा, मेम्ब्रेन भी जो है जैसे जो है देखिए ऐसे अंदर आ जाते हैं
और एक्चुअली ये जो सेल्स है इसके अंदर ही बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल्स को अंदर ही अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। फर्दर ये सेल्स क्या होता है, फैगोसाइटाइज हो जाएगा फैगोसाइटिक सेल से, क्योंकि ये सेल्स क्या होता है बहुत सारा फ्रैगमेंट में टूट जाएगा। इसका जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऐसे फ्रैगमेंट्स हो जाएगा और वो फर्दर क्या होगा, जो फैगोसाइटिक सेल्स है वो उस सेल्स का फ्रैगमेंट्स को डाइजेस्ट कर जाएगा। सेल्स के अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, वो क्या होगा, बाहर रिलीज नहीं हो रहा है। तो क्या करेगा, जिस सेल को मरना है या जिस सेल का एपोप्टोसिस होना है, प्रोग्राम सेल डेथ होना है, सिर्फ वही अफेक्टेड होगा, वही सेल के अंदर चेंजेस आएगा, वो प्रोग्राम सेल डेथ वो हो जाएगा, अपना सेल्स का जो डिस्ट्रक्शन है वो प्रोसेस हो जाएगा। नेक्रोसिस में क्या है, इस प्रोसेस में क्या है, नेक्रोसिस में डिफरेंस क्या है कि इस सेल डेथ में क्या होगा कि सेल जो है और जो ऑर्गेनल है या फिर सेल जो है वो स्वेलन हो जाएगा और फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो अंदर का जो एंजाइमेटिक या हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो रिलीज हो जाएंगे और जो आसपास के जो सेल्स हैं उसको इफेक्ट करेंगे। उससे क्या होगा, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा वो हो जाएगा। और इसमें क्या हमने देखा है, एपोप्टोसिस में वैसा कुछ होता नहीं है, इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होता है। नेक्रोसिस में क्या होगा, सिंस इसका क्या होगा, ये सेल्स जो है ब्लास्ट कर गया, स्वेल किया और ब्लास्ट कर गया, इसका सारा जो रिलीज हो गया एक्स्ट्रासेलुलर कंटेंट, इससे क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया। तो प्रोग्राम सेल डेथ इज नेसेसरी गुड टू मेंटेन द सेलुलर नंबर, लेकिन नेक्रोसिस जो होता है वो नहीं। अब क्या होता है कि बहुत सारे जो होते हैं फैक्टर्स होते हैं या जीन्स होते हैं, कुछ एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं, ताकि वो ऐसा नहीं कि सेल डेथ बहुत ही कम हो जाए, और कुछ क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं ताकि वो सेल्स का जो है नंबर मेंटेन रहे। जैसे कि BCL2 ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा एपोप्टोसिस को। बैक्स होता है, ये भी बैक्स क्या करता है, अपोज करता है BCL2 को, मतलब BCL2 अगर प्रिवेंट कर रहा है एपोप्टोसिस और BCL2 को अपोज कर रहा है, मतलब बैक्स जो है फिर प्रमोट कर रहा है एपोप्टोसिस को। और फिर FAS जीन है, ये भी इंड्यूस करता है एपोप्टोसिस। ओके, अब हम आते हैं लिम्फोइड सेल्स में। तो लिम्फोइड सेल्स का हम थोड़ा ही देखेंगे, फिर अगले वीडियोस में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फिर आगे हम देखेंगे। लिम्फोइड सेल्स क्या होता है, अराउंड 20 to 40% जो बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स और जो 99% ऑफ द सेल्स इन द लिम्फ वो होते हैं लिम्फोइड सेल्स, लिम्फोसाइट्स। एक्चुअली यहाँ पे जो है रेंज जो है 10⁻11 है, ठीक है। और ये रेंज भी जो होता है डिपेंड करता है कि बॉडी साइज क्या है, वो एज क्या है इंसान का, उस पर डिपेंड करता है लिम्फोसाइट का नंबर। अब लिम्फोसाइट्स कंटिन्यूअसली सर्कुलेट इन द ब्लड and the lymph and are capable of migrating into the tissue space and lymphoid organ। ये जैसा कि मैंने बताया कि 20 to 40% ब्लड जो होता है 99% तो लिम्फ। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है ये क्या करते हैं, ब्लड और लिम्फ में तो सर्कुलेट करते ही हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जो टिश्यू स्पेस आता है, टिश्यू के बाहर जो स्पेस होता है, तो वहाँ पे भी ये लिम्फोसाइट्स चले आते हैं एंड स्पेसेस एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोसाइट जो 3 तरह का होगा, नेचुरल किलर सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत देखा है, फिर आगे भी देखेंगे। तो ये जो डिवीजन है बी लिम्फोसाइट्स का, बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स, इसका जो बेसिक है वो फंक्शन क्या है, और जो मेम्ब्रेन कंपोनेंट, जो मेम्ब्रेन का जो रिसेप्टर्स है उसके बेसिस पे ये 3 अलग अलग डिवाइड है। NK सेल्स के ऊपर कोई भी रिसेप्टर नहीं होता है। बी सेल्स के ऊपर जो हमने बताया था वाई शेप का जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, उसको कि हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, वो होता है। और टी सेल पे जो है टी सेल रिसेप्टर होता है, फिर जो डिफरेंट काइंड ऑफ CD4 CD8 ऐसा सब रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसमें इस डायग्राम में हम लोग क्या समझेंगे, जो लिम्फोसाइट्स जो हैं, जैसे ही लिम्फोसाइट्स बने और वो जो है किसी फॉरेन जो है बॉडी या कोई भी एंटीजन से इंटरेक्ट नहीं हुआ, बस नया नया ही बना है, उसको बोलेंगे नेव सेल, नेव NAIV, नेव सेल्स बोलेंगे। और नेव सेल्स क्या होता है
ये छोटे स्मॉल नेव बी लिम्फोसाइट्स जी नॉट फेज, मतलब जैसे सेल साइकिल हमने पढ़ा है, बहुत सारे साइकिल्स जो स्टेजेस होते हैं, तो ये क्या होता है G0 जो फेज होता है उसमें रहता है स्टार्टिंग का वो नेव सेल्स। इसका क्या होगा, जितना जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक काइंड ऑफ छोटा सा रिंग टाइप से ही इसका साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में जो है बहुत कम ही होगा। फिर क्या होगा, जब एंटीजन आया और फिर थोड़ा ये सेल जो है एक्टिवेट हो गया, तो इसमें क्या होगा, ये सेल इंड्यूस हो जाए, सेल जो है अपने आप को इंड्यूस करेगा और फिर वो फर्दर डिफरेंट स्टेज में चला जाएगा। अब ये क्या करेगा, एंटर करेगा दूसरे सेल्स में। इसका चेंजेस क्या होगा, सेल का जो न्यूक्लियस के बाहर जितना भी साइटोप्लाज्म था उसका जो क्वांटिटी है साइटोप्लाज्म का वो बढ़ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाएगा, ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो बढ़ जाएंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो भी बढ़ जाएगा। फर्दर जो है जितना भी चेंजेस आएगा वो सारे चेंजेस हो जाएंगे। और फर्दर ये क्या करेगा, ये सेल्स जो है यहाँ पे लिम्फोसाइट्स बोलेंगे, फिर ये बड़ा जो सेल्स आएगा उसको लिम्फोब्लास्ट बोलेंगे। यहाँ पे सेल्स में क्या होगा, DNA सिंथेसिस वगैरह भी होगा। और फिर फर्दर क्या होगा, ये सेल्स जो है डिवाइड करेंगे ये M फेज में, और ये सेल्स जो है फर्दर जो कन्वर्ट होते हैं इफेक्टर सेल्स में और फिर ये मेमोरी सेल्स में। इफेक्टर सेल्स को ही बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। और ये इफेक्टर सेल्स ही होते हैं जो रिलीज करते हैं, और ये प्लाज्मा सेल्स ही होते हैं जो रिलीज करते हैं एंटीबॉडीज। और इसका जो लाइफ होता है ना, ये भी एक लिमिटेड नंबर में होता है जो इफेक्टर सेल्स का होता है, अराउंड फ्यू वीक्स हो सकता है या फ्यू डेज हो सकता है। तो ये हमने क्या देखा कि इसमें क्या देखा कि जो लिम्फोसाइट्स बना, जैसे हेमाटोपोइसिस में देखा कि सेल्स वगैरह बनते हैं, लिम्फोसाइट जैसे बना स्टार्टिंग में ही वो नेव सेल्स बोलते हैं, नया। जैसे नेव इजी रहेगा नाम याद करना, नया जो बना है NAIV नेव, वो G0 फेज में रहता है। एंटीजन से इंटरेक्ट हुआ या कोई और सिग्नल मिला, ये अपने जो है अंदर इसको अंदर चेंजेस आएंगे डिफरेंट, फिर ये सेल साइकिल में जाएगा। साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस भी चेंज हो जाएगा, जो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ER है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह है, ये सभी बढ़ जाएंगे। फिर DNA सिंथेसिस वगैरह होगा और जो है सेल डिवाइड करेंगे मेमोरी सेल्स में, फिर इफेक्टर सेल्स में, मतलब ऐसे फिर इसका अलग अलग स्टेज में ये चले जाते हैं। तो आज जो हमने देखा वो था सिर्फ हेमाटोपोइसिस बेसिकली, और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे पूरा सिर्फ जो सेल्स है उसका हम देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और मेनली मैं रेफर करती हूँ QB का इम्यूनोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।